हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिफ्लेशनरी गैप यानी डेफिशिएंट डिमांड करने वाले हैं। ये 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले इन्फ्लेशनरी गैप की वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी देख लेना। ये कैसे दूसरे कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा अलग है ये भी बताऊंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो बता ही चुका हूँ। ठीक है जी। सबसे पहले बताऊँ एक सिचुएशन, जब इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट होती है तो इसका मतलब होता है कीन्स, जॉन मानियार्ड कीन्स फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको बोलते हैं इकोनॉमी के अंदर सारे रिसोर्स इस्तेमाल कर लिए गए हैं। आप अपने शब्दों में कह सकते हो जितने भी लोग नौकरी करना चाहते थे सबको नौकरी मिल गई है। तो इतना ही जान लो इसके बारे में। दूसरा, एक सिचुएशन जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है तो ऐसे में क्या होता है। ऐसे में तीन बातें होती थी, मैंने पहले बताया हुआ है कि बायर्स कम खर्चा कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा होने वाला है, तो ऐसे में इन्वेंट्री लेवल बढ़ने लगेगा, दूसरा पॉइंट। और थर्ड नंबर पे ज़रूरत है कि प्रोडक्शन इतना मत बढ़ाओ, तो प्रोडक्शन को कम करो जब तक दोबारा इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता। तो कुछ लोग कहेंगे सर ये तो मैंने कहीं और पढ़ा है और ये डेफिशिएंट डिमांड जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाह रहे हो उसकी तरह लग रहा है। तो मैं उनको बता दूं ये बिल्कुल भी डेफिशिएंट डिमांड नहीं होता। डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है अगले पेज पे देखो, पूरी डेफिनेशन प्रॉपर बता देता हूं आपको। डेफिशिएंट डिमांड वो सिचुएशन होती है जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम तो होती है, प्लस इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी होता है। तो कोई बोले व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड, तो इट रेफर्स टू अ सिचुएशन when AD is less than AS at full employment level in the economy। इस डेफिनेशन को अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना, बहुत जरूरी है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आसानी से समझ में आ गया सर ये फुल एम्प्लॉयमेंट लगाने का मतलब क्या हुआ। देखो इससे एक्स्ट्रा क्या फर्क पड़ रहा है। देखो नॉर्मली तो मैंने तीन इंपैक्ट बताए हैं आपको कि AD कम है AS ज्यादा है तो क्या होगा, लेकिन जब एक्स्ट्रा में फुल एम्प्लॉयमेंट भी है, AD कम है AS ज्यादा है प्लस फुल एम्प्लॉयमेंट भी है, अब क्या नया है, अब क्या एक्स्ट्रा है। तो अब एक्स्ट्रा क्या है, देखो आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन फालतू का किया हुआ है, इस प्रोडक्शन को कम कर लो। ठीक है, ये क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को कम करने की जरूरत है। तो ऐसे में इकोनॉमी के पास सबसे पहले जो लोग फुली एम्प्लॉयड थे, जिनकी पूरी नौकरी लगी हुई थी, तो प्रोड्यूसर्स क्या सोचेंगे, फालतू का प्रोडक्शन है, बिक तो रानी है माल क्योंकि डिमांड ऑलरेडी कम है, तो उस डिमांड को हमारे प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, तो हम भी क्यों फालतू का प्रोडक्शन करें। तो कंपनी अपना प्रोडक्शन कम करने लगेगी, यानी उसको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत अब कम है, तो वो एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकालना शुरू कर देगी। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ इस वजह से इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो जाएगा, यानी थोड़ी सी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो जाएगा तो लोगों की अर्निंग कम होगी, यानी इकोनॉमी के अंदर इनकम लेवल भी कम होगा। इसको मैं बोल सकता हूं कि इकोनॉमी का आउटपुट भी कम हो जाएगा, नौकरी से निकलेंगे तो प्रोडक्शन भी तो कम होगा। ठीक है, तो इनकम और आउटपुट लेवल भी कम होगा, और ज्यादा ही प्रोडक्शन है, इसको बेचने के लिए सेलर्स प्रोडक्ट्स का प्राइस, अपने प्रोडक्शन का प्राइस भी कम कर सकते हैं, तो यहां पर प्राइस लेवल भी कम होने लगेगा। सिर्फ इस खास बात से कि प्राइस लेवल भी कम होने लगता है, इस सिचुएशन को वैसे भी डिफ्लेशन बोलते हैं, महंगाई का उल्टा होता है, सस्ती हो गई सारी चीजें। इस वजह से ही एक्सेस डिमांड का, सॉरी डेफिशिएंट डिमांड का जो कॉन्सेप्ट करा रहा हूं आपको मैं, इस डेफिशिएंट डिमांड को डिफ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं, डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है जी, इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि इसकी वजह से प्राइस लेवल फॉल होने लगता है, डिफ्लेशन आ जाती है इकोनॉमी के अंदर। अब कुछ बच्चों का पूछना है सर AD AS से ज्यादा है फुल एम्प्लॉयमेंट पे, उसको एक्सेस डिमांड बोलते हैं, यहां पर AS ज्यादा है AD से फुल एम्प्लॉयमेंट पे, तो इसको एक्सेस सप्लाई क्यों नहीं बोलते। देखो यहां मेरा लॉजिक ये बनता है कि वर्ड की जो टर्मिनोलॉजी है वो किस वजह से आई है। एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से, और इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट भी है, तो यहां सिग्निफिकेंस ये बनती है फुल एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमी के अंदर है, यानी इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर रही है, तो इसमें इकोनॉमी की तो कोई गलती नहीं है और ये गलत बात भी नहीं है, अपने रिसोर्सेज को पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। तो प्रोडक्शन यहां पर ज्यादा है तो ये भी अच्छी बात है। गलती कहां से आ रही है कि डिमांड उतनी जनरेट नहीं हो पा रही है जितना प्रोडक्शन कर लिया है, तो यहां सप्लाई वालों की गलती नहीं है, तो इस प्रॉब्लम को एक्सेस सप्लाई नहीं बोला, ये बोला है सप्लाई ज्यादा नहीं डिमांड की कमी। लॉजिक समझना, इसको ये नहीं बोला कि सप्लाई ज्यादा है, इसको ये बोला डिमांड की कमी है, तो डिमांड की कमी है तो इसलिए डेफिशिएंट डिमांड है। नाम भी क्यों रखा गया है ये देख लेना, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि इसको सर एक्सेस सप्लाई भी बोल सकते हैं, तो एक्सेस सप्लाई इसको नहीं बोल सकते, एक्सेस सप्लाई अगर डेफिशिएंट डिमांड को बोलोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है जी, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है।
डेफिशिएंट डिमांड का, और साथ में आपने उसका इंपैक्ट भी कर लिया है। इंपैक्ट करना बहुत जरूरी है एम्प्लॉयमेंट पे, इनकम पे और प्राइस लेवल पे, ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। फिर इसको एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं, डायग्राम से समझना बहुत जरूरी है। देखो नेक्स्ट पेज पे, डायग्राम से पहले एक बात बताना जरूरी है। ये देखो, मैं कहता हूं कि एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड, इसका मतलब होता है वो एग्रीगेट डिमांड जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं। मैंने उम्मीद की कि अगले साल किसी एक तारीख को इकोनॉमी के अंदर 100 यूनिट की डिमांड हो जाएगी। एक मिनट, हाँ जी, 100 यूनिट की डिमांड हो जाएगी किसी भी एक तारीख को आने वाले टाइम में, एक्सपेक्टेड है ये। लेकिन एक्चुअली जब वो तारीख आ गई तो एक्चुअल लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड मुझे पता लगा, अगर वो 100 से ज्यादा होता, यानी उम्मीद की थी 100 यूनिट की डिमांड हो जाएगी और उस टाइम इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट भी अचीव हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली वो डेट आ गई तो डिमांड उससे ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। अगर इन केस इकोनॉमी ने बोला कि मेरे को तो 80 यूनिट्स चाहिए, यानी एक्चुअल डिमांड हमारी एक्सपेक्टेड लेवल की डिमांड से कम निकली, तो जो ये गैप है 100 और 80 के बीच में 20 का, दिस गैप इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप या फिर डेफिशिएंट डिमांड। इसको ध्यान रख लेना, डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बता चुका था, क्योंकि डायग्राम में ऐसे ही मैं एक्सप्लेन करके आपको दिखाऊंगा। देखो सबसे पहले बनाया वाई एक्सिस, इस पर ADAS लिखेंगे, ध्यान रखना। फिर बनाया एक्स एक्सिस, इस पर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लिखना है, एम्प्लॉयमेंट लिखना जरूरी है, ध्यान रखना, ये ओरिजिन का पॉइंट है। सबसे पहले अब मैं थोड़ा मार्कर को पतला कर लेता हूं। देखो सबसे पहले बनाना जरूरी है 45 AS की लाइन, 45 डिग्री, 45 डिग्री ये मेंशन करना जरूरी है, ये Y है, AS की लाइन है। फिर बताता हूं, हमने सोचा कि जब इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट होगा तो ये वाली एग्रीगेट डिमांड होगी, और इसको मैंने लिख दिया, ये है AD1 और ब्रैकेट में डिजायर्ड है, यानी एक्सेंटे है, एक ही बात है, कुछ भी लिख लो, डिजायर्ड है एक्सेंटे। तब इकोनॉमी के अंदर E1 पर ADAS बराबर होंगे और इस पॉइंट को हम बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी E1 इज द पॉइंट वेयर AD इज इक्वल टू AS एंड इकोनॉमी अचीव्स इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो इकोनॉमी में प्रोडक्शन कितना होगा, Y1 तक, O से लेकर Y1 तक, ये पिंक लाइन मैंने एक्स एक्सिस पे बनाई है, इतना प्रोडक्शन होगा। फिर दोबारा एक बार दोबारा अपने आप को एनर्जी डालो और सोचो मैंने क्या बनाया है। अभी मैंने कुछ नहीं सिखाया, मैंने सिर्फ एक बात बोली है, इकोनॉमी के अंदर किसी फ्यूचर डेट के अंदर एग्रीगेट डिमांड 1 यानी एक्सेंटे डिमांड कर्व होगा, अभी ये मेरी उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन जब वो डेट नजदीक आएगी तो एक्चुअली AD उससे कम भी हो सकता है। अगर वो कम निकला तो वो सिचुएशन डेफिशिएंट डिमांड की होगी। कम निकला मतलब देखो मैंने एक और AD कर्व बना दिया, आप इसको सेम पेन से बनाओगे तो डॉट 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 करके बना सकते हो। AD2 है ये एक्चुअल लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड है, ये कहता है कि मुझे इतना प्रोडक्शन चाहिए OY2 तक, यानी कि इकोनॉमी प्रोड्यूस तो OY1 तक कर सकती है, लेकिन ये कह रहा है कि मुझे तो OY2 तक का ही प्रोडक्शन चाहिए। तो मतलब इकोनॉमी की कैपेसिटी ज्यादा है लेकिन इकोनॉमी की डिमांड उतनी नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज की। तो ये जो है फालतू का प्रोडक्शन है, यानी इस प्रोडक्शन को नहीं खरीदा जाएगा, तो इसको बोलते हैं डिमांड की कमी है इतनी। तो ये है डेफिशिएंट डिमांड या फिर डिफ्लेशनरी गैप, कुछ भी बोल सकते हो आप, डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप। और जो एग्रीगेट डिमांड 1 और एग्रीगेट डिमांड 2 के बीच में जो गैप्स हैं, ये दोनों कर्व के बीच में जो गैप है, ये जो गैप होते हैं, ये गैप भी डेफिशिएंट डिमांड कहलाएंगे। मैं इसको मेंशन कर देता हूं, लाइक इसमें पॉइंट्स कुछ मेंशन करने चाहिए थे मुझे। E1 फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का पॉइंट है, एक E2 ये वो पॉइंट है जो एक्चुअल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे है, ठीक है। फिर मैंने E3 मार्क कर लिया, E3 E1 और E2 के बीच का सीधा मुझे दिखाई दे रहा है, इसको मैं मेंशन कर देता हूं, दिस इज ऑल्सो नोन एज डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है, ये डेफिशिएंट डिमांड का डायग्राम है। अब देखो यहां पर एक बात और,
जो पॉइंट E1 मैंने मेंशन किया, यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए सोचा था कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट होगी तो E1 इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन एक्चुअली जब उस डेट पे आ गए तो इक्विलिब्रियम E1 नहीं E2 है, और वो कम प्रोडक्शन मांग रहा है, यानी वो कह रहा है अपने रिसोर्सेज को पूरा इस्तेमाल मत करो। तो जब रिसोर्सेज पूरे इस्तेमाल नहीं होते तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है। तो इस बेसिस पे मैं कह सकता हूं जो E2 पॉइंट है ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। तो कभी एग्जाम में अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करना आए तो आप लोग E2 वाला पॉइंट इंडिकेट करा सकते हो डिफ्लेशनरी गैप के डायग्राम में। अंडर एम्प्लॉयमेंट इसको बोलते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इसको बोलते हैं। तो डिफ्लेशनरी गैप या डेफिशिएंट डिमांड जब भी एग्जाम में आएगा आपने एक्सप्लेन कैसे करना है देख लो। सबसे पहले लिखोगे आप मीनिंग, डिफ्लेशनरी गैप इज अ सिचुएशन व्हेन AD इज लेस देन AS एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। अगर आपने फुल एम्प्लॉयमेंट वर्ड नहीं लिखा तो नंबर नहीं मिलेंगे मीनिंग के। उसके बाद आपको मीनिंग बताना होगा, उसके बाद आपको इंपैक्ट बताना होगा कि इस डिफ्लेशनरी गैप का इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट क्या होगा। तो इंपैक्ट में सबसे पहले प्राइस लेवल बता देना, तो प्राइस लेवल गिरने लगेगा क्योंकि डिमांड उतनी नहीं है, प्रोडक्शन ज़्यादा है। फिर इनकम पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इनकम और आउटपुट दोनों फॉल होने लगेंगे। एम्प्लॉयमेंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा, लोगों की ज़रूरत नहीं है नौकरी की अब क्योंकि डिमांड नहीं हो रही, तो नौकरियां भी चली जाएगी, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी। ये तीनों इंपैक्ट देखकर आपको ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि ये एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप के बिल्कुल उल्टे इंपैक्ट नहीं है। वहां पर इनकम और एम्प्लॉयमेंट कांस्टेंट रहती थी, यहां पर फॉल हो रही है, ठीक है। इंपैक्ट के बाद डायग्राम बनाना है। डायग्राम मैं दोबारा एक बार आपको रिवाइज कराने की कोशिश करता हूं। देखो ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लिखना जरूरी है। सबसे पहले 45 डिग्री लाइन बनाना, वाई लाइन। उसके बाद सोचना कि इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट हुई तो ये AD कर्व होगा इकोनॉमी के अंदर, AD1 एक्सेंटे जरूर लिखना साइड में, या प्लान्ड या फिर डिजायर्ड। फिर मेंशन करना E1 फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और इसके नीचे OY1 ये फुल एम्प्लॉयमेंट का आउटपुट है, ठीक है। फिर लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, एक्चुअली में डिमांड कम हुई, ये रेड लाइन से मैंने दिखाया है। तो ये एक्चुअल लेवल ऑफ डिमांड है, यानी डिमांड की कमी रह गई। इकोनॉमी चाहती है कि E2 पर इक्विलिब्रियम हो, E2 पॉइंट है, और इकोनॉमी को प्रोडक्शन चाहिए Y2 तक, यानी इकोनॉमी को कम प्रोडक्शन चाहिए। तो जो ये कमी है, इन दोनों के बीच का गैप है, इसको बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड, या फिर मैंने 2 पॉइंट मेंशन किए E1 और E3, इन दोनों के बीच का जो गैप है इसको भी बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है जी। और जो E2 स्पेशल पॉइंट है इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ये जानना जरूरी है। E1 को फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का डायग्राम आएगा तो वो दोनों इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप में दिखाई देता है, लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ डिफ्लेशनरी गैप के डायग्राम में आपको दिखाई देगा। ये डायग्राम की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। तो डायग्राम बनाने के बाद डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। अगर आपको इन सबको कुछ लिखने में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे नोट्स मांग सकते हो, मैं आपको नोट्स दे दूंगा। मेरा नाम लव कौशिक है और ये मेरा फोन नंबर है। आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हो, इजीली अवेलेबल हो जाऊंगा व्हाट्सएप पे और मोबाइल फोन कॉल पे, आप आसानी से मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। देखो इन्फ्लेशनरी गैप की वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी बनाई थी इससे, क्योंकि उसके अंदर थोड़े ज़्यादा मैंने एक्सप्लेनेशन दी है। अगर आप वो पहले देख लोगे तो ये वाली वीडियो देखना आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। इसको भी देख लोगे तो काम चल जाएगा याद करने तक का, यानी कॉन्सेप्ट समझ तो आ ही जाएगा। ज़्यादा डिटेल के लिए पहले वो वाली वीडियो देख लेना। मैंने अभी फिर बता रहा हूँ कि इस वीडियो के अंदर ये नहीं बता पाया कि डेफिशिएंट डिमांड एक प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कैसे किया जाए, यानी मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड। तो इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप दोनों को कैसे ठीक करते हैं उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आज के वीडियो लेक्चर में मैंने इतना ही समझाया है। नमस्कार।